औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी लॉ की इस जर्नी में एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज़ लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। आवर चैप्टर नंबर 2 इज़ लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। उसका आज हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं व्हिच इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। पार्ट 1 का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। इस तरह की लाखों बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर के पार्ट्स बड़े डिफरेंट हैं। हमारे पास फॉर्मेशन भी आएगा, सही है जी, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, हमारे पास कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा और हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। इन 3 पार्ट्स के अंदर हमारा ये चैप्टर डिवाइडेड है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, फिर हम सीखेंगे उसके अंदर कंटेंट क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है, किन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड टर्मिनेट होता है। उससे पहले हम आज सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। उसके लिए हमारे पास ये साफ डेफिनेशन है, हल्का हल्का पढ़ेंगे, भारी भारी समझेंगे। ठीक हो गया जी, स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट formed by the mutual consent of two parties, formed by the mutual consent of two parties, दो parties की mutual consent से। क्या कह रहा है कि a legally binding agreement formed by the mutual consent of two parties। समझते हैं, कह रहा है कि यार 2 पार्टीज होनी चाहिए। कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज। हमारे पास जो 2 पार्टीज होती हैं, सही है, उसमें से एक पार्टी ऑफर करेगी और एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी। क्या कह रहे हैं सर? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच के केस में बात करते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी सालों से दोस्त हैं, सालों से जिगरी यार हैं, सालों से चटी बड़ी है। मिस्टर ए ने बोला अपने दोस्त को कि यार मेरे पास ना एक 150 पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? मेरे पास एक होंडा की 150 बाइक पड़ी हुई है। लड़कियों के लिए बताना ज़रूरी है कि बाइक है, लड़कों के लिए बहुत इजी है, वो 150 से पहुंच गए होंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, होंडा की 150 पड़ी हुई है, यूज़ नहीं होती यार, तो क्यों ना तुम मेरी होंडा की। तो सामने जो मिस्टर बी है वो कहता है तो क्या बेचने का इरादा है? मिस्टर बी पूछता है क्या बेचने का इरादा है? मिस्टर ए कहता है हाँ यार, कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बेच दो। मिस्टर बी पूछता है कितने में दोगे, कितने में बेचोगे? मिस्टर ए कहता है कि मैं ये होंडा दूंगा 1 लाख रुपए में। अभी सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं ये होंडा दूंगा 1 लाख रुपए में, या अगर एग्जाम्पल में भी ये चीज़ हजम ना हो पा रही हो तो मैं ये दूंगा 4 लाख रुपए में। मैं कितने में दूंगा? ये 4 लाख रुपए में दूंगा। मिस्टर बी पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सच में देने का इरादा? उसने बोला हाँ, जो 4 लाख रुपए देगा, जो 4 लाख रुपए देगा वो मेरी बाइक ले जाए। तो मिस्टर बी ने बोले एक काम करो, ये होंडा मुझे दे दो, ये होंडा मुझे दे दो। मिस्टर ए कह रहा है कि मैं ये होंडा आपको दे दूं, आप खरीद लोगे? उसने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा। मिस्टर ए कह रहा है, मिस्टर ए ने उसके बाद उसको बोला कि आप मुझे 4 लाख रुपए। अब देखें, अब ये केस क्या है कि मिस्टर बी ने ऑफर की मिस्टर ए को कि आप मुझे 4 लाख मैं आपको 4 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मुझे होंडा दे दो। मैं आपको 4 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं आपको ये 4 लाख रुपए ये मैं दे रहा हूं, आप मुझे होंडा दे दो। ये ऑफर हुई मिस्टर बी की तरफ से। और अब ये अगर इसके ऊपर मिस्टर ए कहता है कि ठीक है रख लो, मुझे 4 लाख रुपए दे दो और ये होंडा रख लो, तो क्या होगा? तो ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस केस में, अगर इस केस में ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो हमारे पास 2 पार्टीज आती हैं।
एक पार्टी आती है हमारे पास ऑफरर। ऑफरर कौन है हमारे पास? ऑफर कौन कर रहा है? ऑफरर वो है जो ऑफर कर रहा है। ऑफरर है हमारे पास मिस्टर ए, नहीं, ऑफरर है हमारे पास मिस्टर बी जो 4 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। ऑफरी है हमारे पास मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन? जो अपनी बाइक दे रहा है। ऑफरी कौन? जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये दो पार्टीज आ गई। क्या कह रहा है डेफिनेशन में? और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है। क्या मिस्टर ए राजी है अपनी बाइक देने पे? हाँ। क्या मिस्टर बी राजी है 4 लाख रुपए देने पे? हाँ। तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट, तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट आ गई। जी सर, आ गई दोनों की म्यूचुअल कंसेंट। तो हमारा कहां तक के बात हम पहुंच गई? हम कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या? दो बंदों के बीच का एक एग्रीमेंट। ये देखे ना, एग्रीमेंट हुआ ना, एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट। अच्छा जी, ये एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं इसका कि एग्रीमेंट, ये हो गया हमारा एग्रीमेंट। ये बहुत डार्क हो गया है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता है। ये हमारा हो गया एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ भी होना चाहिए। इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ भी होना चाहिए। क्या कह रहा है? ऑफर, एक एग्रीमेंट तब बनता है जब वो ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, और अगर इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ भी हो, तो ये पूरा एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पूरा एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कह रहा है अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट बनता है टू पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से। एक ऑफर करे, एक एक्सेप्ट करे, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट हो, दोनों विलिंग हो वो चीज करने के लिए, एग्रीमेंट बन गया। अगर वो एग्रीमेंट, अगर ये पूरा एग्रीमेंट, इसको प्लस ना करें, इसको इस सब के ऊपर, इसको प्लस ना करें, इसको इस सब के ऊपर एक काम करें, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं कि अगर इस एग्रीमेंट में लॉ इन्फोर्सेबल हो सकता है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमने क्या बोला? एक एग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, दो पार्टीज होती है, एक ऑफर देता है, एक एक्सेप्ट करता है, दोनों म्यूचुअली कंसेंटेड पार्टीज होती है। अगर उसके ऊपर लॉ इन्फोर्सेबल हो सकता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। A contract may be defined as an agreement which legally binds the parties. The underlying theory is that a contract is the outcome of consenting minds. However, parties are judged of what they have said, written or done rather than what they were actual thinking. कहना ये चाह रहा है कि दो बंदों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो लीगली बाइंडिंग है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अंडरलाइंग थ्योरी ये है कि इट इज एग्रीमेंट, इट इज द आउटकम बिटवीन टू कंसेंटिंग माइंड, दो माइंड जो आपस में कंसेंट कर रहे हैं, जो एग्री कर रहे हैं, जो मंजूर हैं एक चीज करने के लिए। However, the parties are judged. However, the parties judge किस पे की जाती है? What they have said, what they have written or what they have done. तीन चीजें देखी जाती है, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने किया क्या। क्या सोच रहे थे? नहीं देखा जाएगा। क्या सोच रहे थे? नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कहा क्या, बोला क्या, लिखा क्या। Almost every sitting will have a scenario based contract law question requiring you to analyze the situation provided. हर सिटिंग में आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्वेश्चन होगा जो आपसे ये चाहेगा कि आप हर जगह आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे, और इस चैप्टर के अंदर बेतहाशा हम केसेस सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, आपको एक केस दिया जाएगा, और आपको एनालाइज करके उसके ऊपर एडवाइस देनी होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या जरूरियात है। कह रहा है द 3 एसेंशियल्स, पहले इधर लिख लो, 3 एसेंशियल्स। 3 essential elements of a contract are offer, acceptance and consideration and intention to enter into a legal system. ऑफर की हमने बात की, एक बंदा जरूर ऐसा होना चाहिए जो ऑफर करे, एक बंदा जरूर ऐसा होना चाहिए जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उसको एग्रीमेंट बनाए।
उसके बाद कह रहा है कंसिडरेशन, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कंसिडरेशन अमाउंट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे थी, कहाँ गए, यहाँ पे थी 4 लाख रुपए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशंस, कंसेंट होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। फोर्सफुली गन पॉइंट के ऊपर उसकी होंडा 150 छीनने वाले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 4 लाख रुपए उसकी मर्जी से उसके हाथ में देने पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो इंटेंशन, तो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे एक लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर होना है, उसकी कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंटिंग माइंड। The court will usually look for the evidence of 3 essential elements in any contract. There must be an agreement, मतलब offer and acceptance होनी चाहिए. There must be a bargain by which the obligation assumed by one party is supported consideration given by the other. एक पार्टी की किसी चीज पे देने पे दूसरी पार्टी की कोई कंसिडरेशन देनी होनी चाहिए, किसी पार्टी ने की कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए जो वो देगा, ठीक है। The parties must have an intention to create legal relations between themselves. पार्टीज के बीच में इंटेंशन होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। वैलिडिटी फैक्टर्स, अब ये आते हैं वैलिडिटी फैक्टर्स के कौन सी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड और इनवैलिड बनाती है। इवन इफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी शोन, अ कॉन्ट्रैक्ट में नॉट नेसेसरीली बी वैलिड or may be partially valid. The validity of a contract may also affect by any of the following factors. ठीक है जी, कह रहा है कि अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो भी जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब तक कि ये वैलिडिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता। ये वैलिडिटी क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि सबसे पहले कैपेसिटी, सम पर्सन्स have restricted capacity to enter into the contract. Some persons have restricted capacity to enter into contracts. क्या मतलब समझते हैं। सबसे पहले आते हैं माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स और अदर नेसेसरीज नॉर डू दे हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लोन्स। माइनर मतलब अबव अंडर 18, माइनर जो बंदा अंडर 18 है, अभी माइनर है, अभी उसकी लीगल एज नहीं हुई टू डू, अभी उसकी लीगल एज नहीं हुई, अभी उसका एनआईसी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं बना, वो एक माइनर है, वो एक बच्चा है। बच्चा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो किसी भी तरह का अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो दूसरा सबसे अच्छा अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें तो कैपेसिटी में सबसे पहले माइनर्स आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है दोज हु लैक मेंटल कैपेसिटी, यहाँ हमने पढ़ा था माइनर यहाँ हमने पढ़ा है मेंटल कैपेसिटी। दोज हु लैक मेंटल कैपेसिटी और हु आर इंटॉक्सिकेटेड कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इफ दे कैन शो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर एक्शन एंड द अदर पार्टी ऑट टू हैव नोन अबाउट देयर डिसेबिलिटी, दे स्टिल मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड्स रिसीव्ड। एग्जाम्पल, अच्छा जी, सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं मेंटल कैपेसिटी, लैक मेंटल कैपेसिटी, सही है। पहले हमने माइनर की बात की, अब हम बात करते हैं मेंटल कैपेसिटी की, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल में हम करते हैं कि एक बंदा था शकूर का दोस्त था रफ़ीक और शकूर बहुत अच्छे दोस्त थे, बस इन दोनों के बीच में इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि सलमा रफ़ीक को पसंद करती थी और रफ़ीक और सलमा को शकूर पसंद करता था, ठीक है। अच्छा जी, अजीब सी एग्जांपल है बट खैर है। तो देखे थे जिगरी दोस्त, बट लड़की की वजह से भिड़ गए, सही है। दोनों की आपस में अभी भी बनती थी, साथ बैठते थे, साथ उठते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, बट किया क्या कि शकूर को अंदर ही अंदर जलन होती थी रफ़ीक से, क्योंकि सलमा रफ़ीक को पसंद करती थी। शकूर ने क्या किया, एक रात ये दोनों बैठे, सही है, थोड़े से बिगड़े हुए मिजाज के लोग थे, दोनों ने दारू खोली, पीने लग गए। अब पिया ऐसा कि शकूर भाई साहब ले एक सिप, शकूर जब तक एक सिप ले ये एक पैक खत्म कर दे, वो अपने नशे बचा रहा, ये नशे पे नशे किया जा रहा। एक घंटे बाद आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ये भाई साहब हो गए, रफ़ीक भाई साहब के साथ क्या हुआ, रफ़ीक भाई साहब हो गए इंटॉक्सिकेट हो गए। मतलब रफ़ीक भाई साहब को
नशे हो गए, नफीक भाई साहब नशे में चले गए। शकूर भाई साहब ने क्या किया, शकूर भाई साहब ने एक जाली पर्चा निकाला कॉन्ट्रैक्ट के नाम का, जिसके अंदर लिखा है कि रफीक, जिसके अंदर लिखा है रफीक मुझे अपनी बाइक देना चाहता है, और उस पे रफीक के फर्जी साइन करवा लिए। उस पे रफीक के फर्जी साइन करवा ली, किस पे, एक ऐसे पर्चे पे जिस पे लिखा है रफीक मुझे अपनी बाइक देना चाहते, और उसकी बाइक स्टार्ट करके चला गया। सुबह जब रफीक को होश आया तो उसने बोला यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बाइक का है। वो गया, उसने देखा शकूर के घर के पास उसकी बाइक खड़ी हुई है। वो शकूर के घर पे गया, उसने बोला कि यार शकूर तुम मेरी बाइक लेके चले गए, मुझे भी लेके तो जाते, हम रात को साथ ही तो थे। उसने बोला तुम्हारी बाइक कौन सी, ये तो मेरी बाइक है। उसने बोला ये तुम्हारी बाइक कैसे, उसने पर्चा दिखाया। उसने बोला रात को तो तुमने बोला कि तुम मुझे अपनी बाइक दे रहे हो, ये देखो तुमने साइन भी किया हुआ है। रफीक परेशान, अक्का बक्का, उसको समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या। वो बहुत उसका समझे, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि उसकी बाइक कि कोई ले गया, उसकी बाइक उसका दोस्त ले गया। वो कह रहा है शकूर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। उसने बोला मैं नहीं जानता, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बाइक दी, पहले तुम नशे में थे, मैं क्या करूं। तो बोला यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मैं तो होश में ही नहीं था। उसने बोला मैं नहीं जानता। अब रफीक भाई साहब गए कोर्ट, रफीक भाई साहब ने कोर्ट में जाके बोला यार ये शकूर ने मेरी बाइक ली है, मुझसे झूठा कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक झूठे पेपर में मेरा साइन करवाया जब मैं नशे में था। कोर्ट बोलेगा कि इफ यू वर इंटॉक्सिकेटेड, कोर्ट विल से इफ यू वर इंटॉक्सिकेटेड then show that you did not understand the nature of their actions and the other party। आप ये शो करो कि आप होश में नहीं थे उस वक्त। आप अगर ये प्रूफ कर सकते हो कि आप उस वक्त होश में नहीं थे, और अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जो सामने शकूर था उसको इस बात का अंदाजा था कि आप उस वक्त होश में नहीं हो, तो फिर आप उसमें से थोड़ा सा बच सकते हो। बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत तो सफर करना पड़ेगा, बिकॉज यू वर इंटॉक्सिकेटेड। हाँ देखें, अब देवर टू थिंग्स, तेरा एक बंदा नेचुरली नहीं है मेंटली स्टेबल। आप किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस पागल को नहीं पकड़ सकते, कोर्ट को पता चल जाएगा वो मेंटली अनस्टेबल है। बट आप किसी बंदे ने अगर नशे में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी बंदे ने अगर नशे की हालत में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सो वो अकाउंटेबल वो भी नहीं होगा, बट थोड़ी बहुत दे माइट बी अ रीजनेबल अमाउंट दैट ही विल हैव टू सफर। बिकॉज क्यों थे नशे में भाई, वजह क्या थी, क्या जरूरत थी नशे में होने की कि आज यहाँ तक के पहुंचे। नहीं होते नशे में, अच्छे दोस्त बना लेते, अच्छी सोबत पालते, तो आज तुम्हारी बाइक तुम्हारे पास होती। अब जब गई तो कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से तुम भी प्रूफ नहीं कर सकते, तुम खुद पकड़े हुए होगे तुम नशे कर रहे थे। तो खैर ये हमने पढ़ा कैपेसिटी के। कैपेसिटी में दो चीजें आती है, नंबर वन इज माइनर्स, कि एक बच्चा माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो एक माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जिसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, जो नशे में है, जो किसी और मेंटल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, फॉर्म, सम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी मेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई घर की डीड है, कोई पार्टनरशिप डीड है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर उसके एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके, उस फॉर्म को फॉलो करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बनना पड़ता है। कॉन्टेंट, इन जनरल द पार्टीज में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और whatever terms they choose. Some terms which the party do not express may be implied, and some terms which the party do not express are overridden by statutory. Parties do express or overridden by the statutory laws, statutory rules. कहना ये चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंटेंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंटेंट पार्टी कुछ भी डाल सकती है। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो पार्टी लिखे भी ना, वो इम्प्लाइड होता है, वो ऑलरेडी एक चीज वो ऑलरेडी कहा हुआ है, वो ऑलरेडी उसके अंदर इम्प्लाइड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखने की जरूरत नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरे नहीं लिखा हुआ कि मुझे अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन पूरी किए बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। लेकिन तो ये बात इम्प्लाइड है कि जब तक कि तुम वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करोगे तो और कोई अनफोर्सिबल सर्कमस्टांसेस खड़ा नहीं हो जाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, मेरा दिल नहीं कर रहा अब मैं नहीं कर रहा। नहीं, आपको अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करनी है, ये चीज इम्प्लाइड है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, भले उसके अंदर ये चीज लिखी हो कि ना हो, भले एक्सप्रेस्ड हो कि ना हो, ये चीज इम्प्लाइड है।
है, ये चीज इम्प्लाइड है। अच्छा जी, दूसरी चीज, अच्छा जी, क्या दूसरा कह रहा है, सम टर्म्स व्हिच द पार्टीज डू एक्सप्रेस आर ओवररिडन बाय स्टैट्यूटरी रूल्स। क्या कहना चाह रहा है कि भाई कुछ ऐसी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी भी होंगी वो नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो स्टैट्यूटरी लॉज के अगेंस्ट जा रही होंगी। जो बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ के अगेंस्ट खड़ी होगी तो लॉ उसके ऊपर प्रिवेल करेगा, लॉ क्या करेगा, उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। जेन्युइन कंसेंट कह रहा है मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय वन पार्टी में अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज में बी इंक्लूडेड टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज में बी इंक्लूडेड अंडर इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस और ड्यूरेस। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉज्ड बाय वन पार्टी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर जेन्युइन कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्या पता कोई किसी के अनडू इन्फ्लुएंस में आके, क्या पता कोई किसी के अनडू इन्फ्लुएंस में आके, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आके, कोई किसी के दबाव में आके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो कि अगर कि यार एक बंदा था उसको किडनैप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये रफ़ीक और शकूर का ही केस ले लें कि ये दोनों आपस में दोस्त नहीं थे, ये नशे में नहीं थे। रफ़ीक आया, शकूर आया, बाइक स्टार्ट की, रफ़ीक के पास रोकी, उसकी नई नवेली बाइक थी, उसके पास रोकी, उसके ऊपर गन पॉइंट की और उसको बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके तू मुझे बाइक दे रहा है। वो डर गया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, उसने बोला मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, उसने साइन कर दिया। क्या उसने अपनी कंसेंट से साइन किया? नहीं, उसने इन्फ्लुएंस में साइन किया, उस गन के इन्फ्लुएंस में साइन किया कि मैं मर ना जाऊं इसलिए मैंने साइन कर दिया। Was he consenting to give that bike to that guy? No. तो इस वजह से ये बात रखना बहुत जरूरी है, बात देखना बहुत जरूरी है कि दो बंदों के बीच में जेन्युइन कंसेंट हो। लीगैलिटी कह रहा है द कोर्ट्स विल नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज डीम्ड टू बी इलीगल और कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। यार दो बंदों ने ड्रग्स स्मगल करने का क्या बोलते हैं, ड्रग्स में डीलिंग करने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या वो चीज़, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में आके इन्फोर्सेबल हो सकता है कि सर विलॉर्ड ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, ये मेरी ऑब्लिगेशन पूरी बगैर किए भाग गया। ऑब्लिगेशन क्या थी? मैंने उसको पैसे दिए थे, मुझे ड्रग्स देगा। अबे साले, अबे एक चीज़ जो लीगल ही नहीं है उसके ऊपर तो कोर्ट में कैसे आके इन्फोर्सेबल करवा रहा है? तो लीगल चीज़ों का होना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज़ को, पब्लिक लॉज को केटर तोड़ने वाला, डिमोलिश करने वाला, तंग करने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो भी अ कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट सेटिस्फाई द रेलेवेंट टेस्ट विल बी मे बी इधर वॉइड, वॉइडेबल और अनइनफोर्सेबल। तीन तरह के इसके सर्कमस्टांसेस, तीन तरह के इसके कंक्लूजन निकलते हैं। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, या तो वो वॉइडेबल होगा, या अनइनफोर्सेबल होगा। क्या होते हैं ये तीनों, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आगे बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला हमारे पास आता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला हमारे पास आ रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, द एग्जांपल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो जिसकी कोई लीगल है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, आसान हो गया। इससे ज्यादा आसान करूं? नहीं कर सकता। इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इलीगल था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, these contracts are at discretion of victim that he can cancel or continue the contract. Example, contracts done without mutual understanding. क्या कह रहा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज, जो विक्टिम है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये राइट है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दे। फॉर एग्जांपल मिस्टर शकूर और मिस्टर रफ़ीक के केस में अगर हम बात करें, वो गन पॉइंट वाले केस में, नशे वाले केस को छोड़ दे, गन पॉइंट वाले केस पे, गन पॉइंट वाले केस में अब विक्टिम कौन है? विक्टिम है हमारे रफ़ीक भाई। रफ़ीक भाई हमारे विक्टिम है। अब ये रफ़ीक भाई जब विक्टिम प्रूव हो जाएंगे तो अब ये रफ़ीक भाई के हाथ में है कि वो ईदर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें, या इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। इधर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। इट इज़ द ऑप्शन। ये ऑप्शन शकूर के पास नहीं है क्योंकि वो विक्टिम नहीं है। ये ऑप्शन किनके पास है? रफ़ीक भाई के पास है। रन विदाउट, क्योंकि इनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो अब इनके पास ये ऑप्शन है। हमें पता चला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
मतलब अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉइड हो सकता है इट्स ऑन योर ओन विल कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दो, खत्म कर दो, या वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एबल रखो, कंटिन्यू रखो, सही है। तो वॉइड से आप याद रखें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड इज इक्वल टू नो, वॉइडेबल से याद रखें अवॉइडेबल जिसको अवॉइड किया जा सकता हो, जिसको मिस कराया जा सकता हो, ठीक है जी। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह रहा है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एक चीज जिसके बारे में एविडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा कि भाई अब जैसे ये शकूर और उस पे केस पे है, उस पे नशे वाले केस पे है, भाई एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा कि क्या कहते हैं कि ये नशे की हालत में था या नहीं था, या क्या सीन था, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना, कब बना, कि लीगल एंटिटी के बीच पे बना, कोई किसी तरह कोई एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्स नहीं हो सकता ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। इसके बाद आ जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड ईदर ओरली और इन रिटन फॉर्म। रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू डीड, दैट इज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव लिमिटेशन पीरियड ऑफ 12 years। कह रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो या तो ओरली या तो रिटन फॉर्म में लिखा गया हो, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या तो वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ओरली या रिटन फॉर्म में हो उसको हम एक्सप्रेस, कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सही है, जो रिटन फॉर्म में हो, जो ओरल फॉर्म में, उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिसकी कोई शक्ल हमारे सामने हो, या तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, या तो उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपर्टी परचेज डॉक्यूमेंट होगा, वो हमारा एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट करता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ पास्ट प्रैक्टिस ऑफ पार्टीज। सही है जी। एक बंदा खरीदता है, एक बंदा बेचता है। आप मुझे बताएं, आप मॉल जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप मॉल जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, क्या आप उधर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं आज इससे ये कपड़े खरीदने वाला हूँ? नहीं। पास्ट प्रैक्टिस है कि गुल अहमद पे बंदा आएगा, कपड़े खरीदेगा, चला जाएगा। जमानों से चलता हुआ आ रहा है। एक बंदा आता है, गुल अहमद वाले उधर ही खड़े हैं, वो कपड़े देते हैं, वो कपड़े खरीदता है, वो चला जाता है, कोई बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं होती। तो ये हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि गुल अहमद की पास प्रैक्टिस है कि वो कपड़े बेचता है, और कस्टमर्स की पास प्रैक्टिस है कि वो वहां से कपड़े खरीदते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। दीज रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल और टेकन और लीव इट बेसिस। इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नो नेगोशिएशन मेड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स इज टू सेव अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग। अच्छा जी, अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ये वो होते हैं कि भाई रखना है रखो, नहीं रखना बाहर में जाओ। सिंपल है, टेक इट और लीव इट बेसिस, या तो कर लो या तो ना करो, ठीक है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए होता है कि कोई आके पंचायत ना करे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपके हाथ में दे दिया जाता है, खुलवाना है बैंक अकाउंट, खुलो, नहीं खुलवाना कोई बात नहीं। कोई उसमें ये नहीं होता कि नहीं क्या चार्जेस कम करेंगे, क्या आप थोड़ी सी हमारे लिए चार्जेस, नहीं, कुछ भी नहीं। सब फॉर्म के अंदर लिखा है, जो चाहिए वो टिक कर दो, दे दो, मैं फॉर्म भर देंगे। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। In these contract, both parties make a promise for performance. That is bilateral contract include two promises, that is sales of good. इसमें दो पार्टीज होती हैं और दोनों कुछ ना कुछ देने के लिए वादा कर रही हैं, दोनों प्रॉमिस कर रही है। उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जिसमें दोनों पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं कि मैं कुछ ना कुछ दूंगी, सेल्स ऑफ गुड। एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि मैं कपड़े दूं, कुछ बेचूंगा, दूसरा पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उसके बदले पैसे दूंगा। तो ये क्या है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दोनों पार्टीज की कोई ना कोई परफॉर्मेंस है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफरर मेक्स अ प्रॉमिस whereas offeree gives performance for acceptance. That is in unilateral contract there is only one performance, that is in reward cases. भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी परफॉर्मेंस अप्लाई कर रही हो, दूसरी पार्टी ना करे, दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस ही ये है, दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस ही एक्सेप्टेंस है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी कोई ना कोई चीज़ दे रही हो, उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल। बायलैटरल दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ दे रही हैं, दो चीज़ें, दो परफॉर्मेंसेज हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यूनिलेटरल एक परफॉर्मेंस है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यूनिलेटरल की एग्जांपल क्या है? रिवॉर्ड केसेस के कुछ करने पे कोई आपको कुछ रिवॉर्ड दे दे,
सही है, या तो आपको किसी चीज के ऊपर कुछ, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, आपके पास कुछ नहीं जा रहा, आपको एक चीज मिल रही है, आपको एक गिफ्ट रिवॉर्ड मिल रहा है, तो दैट इज अ सिंगल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, दैट समवन इज गिविंग यू समथिंग एंड यू गिविंग नथिंग इन रिटर्न, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम दैट पर्सन। सही है। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कह रहा है? इन कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट अ थर्ड पार्टी हु is not contracting party is a reason of contract between two parties. Therefore, in collateral contract, a third party has same right to claim as normal contracting party has. क्या कह रहा है? collateral party के अंदर एक थर्ड पार्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो कि who is not a contracting party is a reason of contract between two parties. Therefore, in collateral contract, a third party has same right to claim as normal contracting party has. कहना ये चाह रहा है कि अगर दो बंदे हैं मिस्टर ए, अगर दो बंदे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी एक दूसरे को नहीं जानते, मिस्टर ए के पास कपड़े हैं, मिस्टर बी को वही कपड़े चाहिए, वही कपड़े, सेम कपड़े बाई करने हैं, मिस्टर बी को सेम तरह के कपड़े बाई करने हैं। मिस्टर ए मिस्टर सी को जानता है, मिस्टर बी मिस्टर सी को जानता है। मिस्टर सी को पता चला कि मिस्टर बी को जो कपड़े चाहिए वो मिस्टर ए के पास हैं, तो मिस्टर सी ने क्या किया? मिस्टर सी ने इन दोनों को मिलवा दिया, मिस्टर सी ने इन दोनों को मिलवा दिया। किसने मिलवाया? मिस्टर सी ने। मिस्टर सी ने बोला कि मिस्टर बी तुम्हें जो कपड़े चाहिए वो मिस्टर ए के पास है, तुम उसको पैसे दो, उससे कपड़े ले लो। A third party who is not contracting party is the reason. अगर क्या मिस्टर बी इस कॉन्ट्रैक्ट का, क्या मिस्टर सी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? क्या वो कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है? नहीं। बट इज ही द रीजन? यस, ही इज द रीजन, बिकॉज अगर मिस्टर सी एग्जिस्ट ना करते तो ये दोनों पार्टीज कभी मिलती ही नहीं। अगर मिस्टर सी एग्जिस्ट ना करते तो ये दोनों पार्टीज कभी मिलती ही नहीं। सो मिस्टर सी इज द रीजन and he is non-contracting party. अब अगर मिस्टर ए ने पैसे ना दिए और मिस्टर ए ने कपड़े ना दिए और मिस्टर बी ने पैसे ना दिए, तो मिस्टर सी हैज द राइट कि वो मिस्टर ए का भी गिरबान पकड़ सकता है, वो मिस्टर बी का भी गिरबान पकड़ सकता है, कि आप वो मिस्टर ए से भी क्लेम कर सकता है कि मिस्टर बी ने मेरी जबान पे तुम्हें पैसे दिए तो तुम उसको कपड़े दो, और मिस्टर ए का भी गिरबान पकड़ सकता है कि मिस्टर बी ने मेरी जबान पे तुम्हें पैसे दिए, तुम इसको कपड़े दो। मिस्टर बी का भी गिरबान पकड़ सकता है कि मिस्टर ए ने मेरी जबान पे तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें कपड़े दिए, तुम इसको पैसे दो। तो a party has the same right to claim as normal contracting party has. मतलब जिस हद तक के क्लेम ए बी पे, बी ए पे कर सकता है, उतना ही सी दोनों पे कर सकता है। उसके बाद एग्जीक्यूटरी और एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म व्हेन promises are made and if the performance is completed then it is known as executed contract, and if performance is outstanding then it is known as executory contract. कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म होता है जब promises बनते हैं, जब when promises are made and if the promise is completed then it is known as executed. अगर promise पूरा हो जाए तो executed contract, and if performance is outstanding then it is known as executory. और अगर अभी तक के performance पूरी ना हुई हो, performance outstanding हो, तो फिर executory contract कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा contract, उसके essentials और उसकी types। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने पहले उस पे, which is offer. ऑफर क्या होती है? ऑफर के बारे में हम बात करते हैं। ऑफर क्या होती है? ऑफर होती है, हमने अभी पढ़ा कि एक पार्टी ऑफर दे रही है, एक पार्टी दूसरे सामने वाले बंदे से पूछ रही है कि आई हैव समथिंग एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो चीज़ क्यों नहीं रख लेते? सही। एंड पार्टी इज ऑफरिंग, अ पार्टी इज आस्किंग समवन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अ पार्टी इज ऑफर is asking someone to be in an agreement, to be in an agreement or contract with that person. An offer is asking someone to be in an agreement
और कॉन्ट्रैक्ट, सही है। ऑफर इज आस्किंग समवन टू बी इन एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन, सही है। आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप मेरे साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहोगे, सही है, इसको हम कहते हैं ऑफर। अगर इसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ें तो मैं उसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारे सामने है ऑफर की टेक्निकल डेफिनेशन। हमने क्या पढ़ा था, ऑफर इज आस्किंग समवन टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद दैट पर्सन। यहाँ पे क्या कह रहा है, द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने का फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दिस इज यूजुअली एविडेंस्ड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एन ऑफर इज अ डेफिनेट प्रॉमिस to be bounded on specific terms and must be distinguished from mere supply of information and invitation of trade. कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि an offer is a definite promise, एक promise है, definite promise है, to be bound on specific term मतलब to be in a contract and must be distinguished and must be different from mere supply of information or invitation of trade। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑफर और सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बोलूं आई वॉन्ट to sell my TV for rupees 20,000. I want to sell my TV for rupees 20,000 to you. ये मैंने आपको कह दिया, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको बोली, my TV is worth rupees 20,000। आप मुझे बताएं यूजिंग ए कॉमन सेंस, इन दोनों में से विच वन इज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विच वन इज एन ऑफर। सर, इट इज प्रिटी एविडेंट कि इफ आई एम आस्किंग यू, इफ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू सेल यू माय टीवी, अगर मुझे आपको कोई चीज बेचनी है, अगर मैं आपको कुछ बेचना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे आपको ये टीवी बेचना है 20,000 रुपए का, तो सर ये ऑफर है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं टू बी बाउंड इन अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मैं बाउंड होना चाहता हूं आपको ये टीवी देने के लिए 20,000 रुपए के लिए। माई टीवी इज वर्थ रुपीज 20,000, मेरा टीवी 20,000 रुपए का है। मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, मैं ऑफर तो नहीं कर रहा, मैं बिला वजह की अननेसेसरी अनवांटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तुम बोलोगे सामने से कि मैंने पूछा तुम्हारा टीवी कितने का, जितने का भी हो, देख भाई मुझे क्या बता रहा है, मैं आपको ऑफर कर ही नहीं रहा। आप उस पर ये नहीं बोलोगे अच्छा ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, अबे मैंने बेचा कब, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा टीवी है 20,000 रुपए का, मार्केट में बिक जाएगा, मैं क्यों बेचूं तुम्हें, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो खैर ये फर्क था सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑफर का। या इन्विटेशन टू ऑफर भी नहीं होना चाहिए। यार मैं सोच रहा हूं मैं अपना टीवी बेच दूं, मैं सोच रहा हूं, मैं ऑफर नहीं कर रहा तुझे भाई, मुझे ऑफर करनी हो मैं तुझे डायरेक्ट बोलूंगा मैं तुझे अपना टीवी देना चाहता हूं, बट अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना टीवी बेच दूं। या मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये मेरा टीवी देखो, तुम इसके कितने दोगे, इसका ये अभी भी ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें वो टीवी बेचना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक इनविटेशन दे रहा हूं कि अगर तुम मुझे अच्छी ऑफर दोगे तो मैं तुम्हें वो टीवी बेच दूंगा। अगर मुझे ऑफर देनी होती मैं तुम्हें कहता ये टीवी 20,000 रुपए का खरीद लो। अगर मैं इनविटेशन दे रहा हूं फॉर यू टू मेक एन ऑफर, मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें क्या लगता है मेरा टीवी कितने का खरीदोगे तुम। दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। तो देखिए तीन चीजों का फर्क है, तीन डायमेंशन हमने खोल दी, तीनों डायमेंशन अलग अलग दुनिया में लेके जाती है, बाद में तीनों दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप रहे ऑफर की दुनिया में, सही है। ऑफर की दुनिया में अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर की भी काइंड्स होती हैं। पहला एक्सप्रेस ऑफर, इट इज ईदर ओरल और रिटन फॉर्म, या तो लिखी हुई ऑफर या तो बोली हुई ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, इट इज नीदर मेड ओरली नॉर रिटन बट रादर इट इज मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ पास प्रैक्टिस। ना लिखी हुई है ना बोली हुई है। क्या कहना चाह रहा है, कपड़ा पड़ा हुआ है आइडियाज पे, बेचने के लिए नहीं पड़ा होगा,
क्या जो कपड़ा आइडियाज पे पड़ा हुआ है क्या वो सजाने के लिए रखा हुआ उन्होंने? नहीं, बेचना है, पास प्रैक्टिस है, जमानों से बेचते हुए तभी तो कपड़ा लगाया है। हाँ, अगर किसी के घर के बाहर उसका कपड़ा लगा तो तुम छीन के तो नहीं चले आओगे ना कि भाई इसने तो घर के बाहर वो कमीज रखी हुई थी मैंने ले ली। अबे भाई उसने क्या पता सुखाने के लिए रखी हो, किसी तार में लटक रहा है तुमने खींच लिए, बोला ये लगी हुई थी, आइडियाज पे भी ऐसी लगी हुई थी, वो भी बेच रहे थे। पास प्रैक्टिस का फर्क है। उसके घर में वो क्या आइडियाज खोल के बैठा हुआ है? नहीं भाई, उसका बिजनेस कपड़े बेचना थोड़ी, उसका तो कपड़े पहनना है। आइडियाज का बिजनेस है कपड़े बेचना, तो अगर उसकी आउटलेट पे कुछ लगा है तो तुम वो खरीद सकते हो, तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम किसी के घर के बाहर अगर कपड़े सूख रहे तुम उधर पैसे रख के कपड़े लेके नहीं जा सकते, बिकॉज वो तुम्हें ऑफर नहीं कर रहा। इट इज नॉट एन अप्लाइड इम्प्लाइड ऑफर बिकॉज इट इज नॉट अ पास प्रैक्टिस। उसके बाद आता है जनरल ऑफर। इन दिस ऑफर नंबर ऑफ ऑफरीज आर अनलिमिटेड। नंबर ऑफ ऑफरीज आर अनलिमिटेड मतलब मैंने सबको ऑफर दे दी, मैंने अवामुन नास को ऑफर दे दी, जिसको खरीदना खरीदो, आ जाओ, पहले आओ पहले पाओ। स्पेसिफिक ऑफर, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को बोल रहा हूं कि ये ऑफर इन लोगों के लिए है, ये ऑफर इन लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है तो टीम के तमाम ही लोगों को डीएचए में मिलेगा प्लॉट। सही है, पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी। अब इसके बाद अफ्रीका जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते, अफगानिस्तान जीते, इंडिया जीते, जो भी जीते, ये ऑफर महदूद है, ये ऑफर स्पेसिफिक है पाकिस्तान के लिए। सॉरी अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़ाओ पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी का नाम सुन के, बट एग्जाम्पल है कि अगर इसके अलावा कोई और भी टीम जीते तो ये ऑफर उसके लिए नहीं है, वो जाके इंडिया जाके नहीं खड़ी होगी सर डीएचए में बंगला। अबे भाई तुम्हें क्या जरूरत है, हमारे पास बहुत है, छोड़ो यार हमारे डीएचए के बंगले का क्या करोगे। बट अगर वो आके मांगेगा भी हम उसको नहीं देंगे क्योंकि ये ऑफर स्पेसिफिक थी सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो इन दिस ऑफर नंबर ऑफ ऑफरीज आर लिमिटेड सिर्फ 11 थे जो कि बेगैरत थे, जो कि नहीं जीत के आ सके। काउंटर ऑफर, it is an offer made against an offer having different terms as compared to previous offer. Legal impact of offer is that it cancels the original offer and counter offer only last offer is valid because all the other offers are cancelled. मैंने आपको बोला मैं अपना टीवी बेचना है 20,000 रुपये का, आपने बोला 20,000 छोड़ 10,000 में दे दे, 20,000 छोड़ 10,000 में दे दे। आपने मुझे क्या बोला, 20,000 छोड़ 10,000 में दे दे। मैंने आपको बोला, ये आपने मुझे क्या दी भाई, बात सुनो, इधर आओ। मैंने आपको ऑफर दी, ये आपने मुझे काउंटर ऑफर दी, मेरी ऑफर का आपने काउंटर किया, मेरी ऑफर के आपने अगेंस्ट एक और ऑफर दी। इसकी वजह से मेरी ये ऑफर कैंसल हो गई सर, मेरी ये ऑफर कैंसल हो गई। और नई ऑफर क्या है माशाल्लाह से, अब 10,000 रुपये सर ओरिजिनल ऑफर। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं दे रहा 10,000 रुपये, मैं 15,000 में ले लो, 15,000 में ले जाओ। अब मैंने क्या दी, अब ये हो गई एक और काउंटर ऑफर, ये हो गई एक और काउंटर ऑफर, और जो आपकी ये ओरिजिनल ऑफर बनी हुई थी अब ये कैंसिल हो गई। नाउ दिस इज द ओरिजिनल ऑफर। तो जैसे काउंटर ऑफर्स आती जाएंगी वैसे वैसे वो पुरानी ऑफर्स कैंसिल होती जाएंगी एंड द ओरिजिनल ऑफर विल बी, फॉर एग्जांपल इस पे डील पक्की हो गई, ये हमारी हो गई लास्ट ऑफर, आखिरी ऑफर यही दी गई है, आखिरी हमने डिसाइड कर लिया 15,000 रुपए, बाकी सारी ऑफर्स कैंसिल हो गई, आखिरी हमारी ऑफर कितनी है 15,000 रुपए है, यही हमने पढ़ा था यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है क्रॉस ऑफर। इट इज एन ऑफर मेड अगेंस्ट एन ऑफर हैविंग सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेड साइमल्टेनियसली। लीगल इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस ऑफर इज दैट बोथ ऑफर्स आर कैंसल्ड। Cross offer usually occurs as coincidence when post is used as it is slow means of communication. क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इट इज एन ऑफर मेड अगेंस्ट एन ऑफर, एक ऑफर के अगेंस्ट एक ऑफर बनाइए, हैविंग सेम सब्जेक्ट मैटर, दोनों का सब्जेक्ट मैटर भी एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मेड साइमल्टेनियसली, और मेड साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। Legal impact of cross offer is that both offers are cancelled. Cross offers occurs as a coincidence when post is used as it is slow means of communication. कहना ये चाह रहा है कि मैंने आपको एक ऑफर की कि मैं टीवी बेच रहा हूँ 20,000 रुपये में, सही है, मैंने आपको एक ऑफर की कि मैं आपको टीवी बेच रहा हूँ 20,000 रुपये में। अब हुआ ये कि जब तक कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि मैं आपको टीवी बेच रहा हूं 20,000 रुपये में, आपने मुझे सामने से ऑफर दे दी, आप भी मुझे सामने से ऑफर देना। मैंने इधर खत लिखा कि प्लीज
प्लीज शकूर भाई मेरा टीवी 20,000 रुपये में खरीदना प्लीज। ये मैंने आपको लेटर भेज दिया, जब तक कि आपके पास लेटर पहुंचा आपने भी उधर से एक लेटर भेज दिया। आपने क्या लेटर भेजा? आपने भेजा प्लीज अपना टीवी मुझे 20,000 रुपये में दे दो। आपने इसी टर्म को यूज किया, आपने बस बोला आई वॉन्ट टू बाय, मुझे ये टीवी 20,000 रुपये में दे दो। मैंने आपको लेटर भेजा है मुझे ये टीवी 20,000 रुपये बेचना है, आपने मुझे लेटर भेजा है मुझे ये टीवी 20,000 रुपये में खरीदना है। सब्जेक्ट मैटर सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, लेकिन जब आपके पास मेरे पास पहुंचा, आपको मेरा टीवी 20,000 रुपये में पहुंचना है, आपके पास पहुंचा कि आप मुझे अपना टीवी 20,000 रुपये बेचना चाहते हो, ये क्रॉस ऑफर हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये आमने सामने आने वाली ऑफर हो गई, दोनों कैंसिल हो गई। अब जो होगी, अब एक नई ऑफर बनेगी, या तो तुम मुझे ऑफर कर दो या तो मैं तुम्हें ऑफर कर दूं, क्योंकि दो ऑफरर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो सकते, एक को ऑफरर होना पड़ेगा, एक को ऑफरी होना पड़ेगा, एक ऑफर होगी, एक एक्सेप्टेंस होगी, एक नन्ना मुन्ना सा एग्रीमेंट बनेगा। ओपन ऑफर में कह रहा है इन दिस ऑफर ऑफरी हैज राइट टू एक्सेप्ट ऑफर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट इज ऑन नोट दैट ऑफरर विल ओनली बी बाउंड टू कीप ऑफर ओपन इफ ऑफरी हैज पेड सम कंसिडरेशन फॉर इट। कहना ये चाह रहा है कि एक ऑफरर ने कर दी, एंड ऑफरी हैज अ राइट टू एक्सेप्ट द ऑफर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके पास टाइम है कि वो कुछ टाइम लगा के कुछ टाइम बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, बट ऑन अ नोट कि ऑफर तब तक के वैलिड रखेगा। सिर्फ इस वजह से ऑफरी कोई ऑप्शन देगा क्योंकि जब ऑफरी कोई ना कोई कंसिडरेशन देगा इस ऑफर के बदले, ऐसे ही नहीं वो दे देगा। वो कहेगा कि यार अगर तुम मुझे कोई कंसिडरेशन पे करते हो, फॉर एग्जांपल गाय मंडी लेने गाय लेने मंडी जाते हो ना, तो वहां पे क्या करते हो यार, तू 50,000 रुपये रख, तू ये जानवर किसी को नहीं देगा। वो कहता है साईं आप चक्कर लगा के आ जाओ, आप सुकून से आ जाओ, आपका जानवर मेरे पास है। आपने 50,000 रुपये में उसका ट्रस्ट जीत लिया, अब वो ये किसी को नहीं देगा, बट वो जानवर तभी रोक के रखेगा जब उसको बयाना दोगे। तो यहाँ पे बयाने की बात हो रही है कि ये ऑफर आपके लिए तब तक के वैलिड है, ये क्या पता तुम वापसी है, तुमने उससे 50,000 रुपये ले लिए, तुमने बोला मुझे जानवर नहीं खरीदना, बट वो तब तक के उस जानवर को सिक्योर रखेगा जब तक कि आपने आपके पैसे उसके पास है। तो आप कोई कंसिडरेशन दो, वो ऑफर आपके लिए वैलिड रखेगा, वो किसी और को ये चीज नहीं देगा। कोई आके अब जान भी क्यों ना दे दे, वो कहेगा नहीं इसके 50,000 रुपये मेरे पास है, इसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, अब इसके पैसे मेरे पास है। तो ये ओपन ऑफर, ये कब तक के चलेगी, ये कब वैलिड होगी, जब आपने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफरर को दिया हो जिसकी वजह से वो आपको ये ऑप्शन दे। हमने क्या पढ़ा? हमने तमाम काइंड्स पढ़ ली ऑफर की। हमने एक्सप्रेस ऑफर, हमने इम्प्लाइड ऑफर, हमने जनरल ऑफर, हमने स्पेसिफिक काउंटर, हमने क्रॉस ऑफर और हमने ओपन ऑफर। ये सारे ऑफर्स की टाइप्स हमने पढ़ ली। सही, ऑफर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, और उसके अलावा आज हमने अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया, जिसके अंदर हमारा ये चैप्टर नंबर 2 आता है। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन का हमने आगाज़ भी कर लिया माशाल्लाह से आज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। इंशाल्लाह अब हम फॉर्मेशन ऑफ लॉ की तरफ, जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ रहे हैं हम अभी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम थोड़ा डीप जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम इन्विटेशन ऑफ ऑफर वगैरह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सेप्टेंस के, अभी हम बेसिक्स पे आ रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर फॉर्मेशन पे आएंगे, कंसिडरेशन का क्या रूल होता है, किस किस तरीके से कौन कौन से क्या क्या प्रोसेस है उस फॉर्मेशन का, उसके ऊपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डीप डाइव इन करेंगे इन्विटेशन ऑफ ऑफर के ऊपर और अपने एक्सेप्टेंस वाले टॉपिक के ऊपर। फ्रॉम नाउ आई होप कि आज मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। हमने आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, ऑफर और उसकी टाइप पढ़ी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई बात ना समझ में आए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।